नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल से करेंगे, जहां पर पिछले हफ्ते की 8% की तेजी के बाद आज हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ यहां पर कारोबार है। क्या है ट्रेंड्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर आज एमसीएक्स का कॉटन वायदा फिर से लॉन्च हो गया है। जनवरी वायदा यहां पर नहीं था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहां पर अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों के लिए फिलहाल लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे G20 में, जहां पर एग्री पर अब यहां पर फोकस है और ये पहला G20 है जहां पर एग्रीकल्चर के डिप्टी स्पीकर्स यहां पर इंदौर में 3 दिन के लिए मिलेंगे। 13, 14, 15 की ये मीटिंग है। क्या कुछ है वहां का एजेंडा, उसके बारे में आपको बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, साथ ही साथ एमसीएक्स पे जो कॉटन का वायदा लॉन्च हुआ है उस पर बात करेंगे डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सारिया से, और एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा को जोड़ेंगे अपने साथ। G20 पर का जो एग्री का एजेंडा है, क्या कुछ वहां पर बातचीत हो सकती है कि उसके क्या निष्कर्ष और विकल्प हो सकते हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर सकते हैं और सबसे पहले रवि जानना चाहेंगे क्या कुछ क्यूज यहां पर निकल के आ सकते हैं। जिस तरह की उठापटक हम यहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख रहे हैं, अभी भी 85, 86 के बीच से किस लेवल्स हैं, और इनिशियल तेजी के बाद अब यहां पर कुछ मुनाफा वसूली है। 1% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर। जरूर से थोड़ी नर्वसनेस आई थिंक कि डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है इंटरनेशनल मार्केट में, पर्टिकुलर यूएससी पे इन्फ्लेशन का जो मार्केट अभी वेट कर रहा है, तो इतना बड़ा उछाल के बाद मुझे एक पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का जो ये डेटा के पहले 85 से लेकर 86.20 तक के व्यापार आपको देखने को मिल सकते हैं। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शायद देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से वहां पे अगर ट्रेड लेना है तो आई थिंक सेल ऑन राइज का ट्रेड ले टिल द यूएससी पे इन्फ्लेशन। 2 दिन का ट्रेड ये रहेगा और मुझे लग रहा है कि पोस्ट सी पे इन्फ्लेशन फिर से ये जो बढ़त की जो दौर है वो आपको आगे भी जारी रह सकता है 87-20 तक। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डेटा है उसके हिसाब से ये वीक 2 पार्ट में मोमेंटम वाइज रह सकता है। रशिया का आउटपुट कट है, थोड़ा बहुत ये नर्वसनेस वाला सिनेरियो, और साथ में जो सऊदी ने एशियन रिफाइनर्स के लिए अपने जो प्रीमियम है वो बढ़ा है, वो भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है। तो इंट्राडे पे व्यापार लेना है मेरे हिसाब से सेल का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 6650, 6660 के करीब एक बार बिग वाली का व्यापार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अगर लगाना है शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लग रहा है कि 6600 पे अगर बेचते तो भी ये एक अच्छा रेंज होगा सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस आप 6720 का लगाए। डाउन साइड मेरा मानना है कि 6400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 6400 तक लेवल आए तो मेरे हिसाब से वहां पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेके बाइंग करना है, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6400 से लेके 6620 तक के रेंज आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बेचने की ही सलाह है इंट्राडे में भी और नियर टर्म में भी स्ट्रैटेजिक रूट पर रवि की ओर से। जतिन, अगर आगे बढ़े तो बुलियंस पर भी आपकी एक राय लेना चाहेंगे। आज के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड तो स्टेबल है थोड़ा, लेकिन प्रेशर सिल्वर में देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रैटेजीज आप लेकर चल रहे हैं इन लेवल से? दीपाली, देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट जो नेगेटिविटी अब फिलहाल है जो लास्ट वीक से चल रही है वो है डॉलर इंडेक्स की जो चाल है थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ चल रही है। 103.50 के ऊपर जो अभी एस्केलेट हुआ है डॉलर इंडेक्स, इसके कारण से कमोडिटीज और करेंसी मार्केट में जो थोड़ा पैनिक है वो और थोड़ा रह सकता है। स्पेशली आज और कल ये जो 2 दिन है वहां पर मुझे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है ऑब्जॉर्व होते हुए देखने मिल सकता है कमोडिटीज और करेंसीज में, क्योंकि कल जो इम्पोर्टेंट सीपीआई के डेटा रहेंगे उसके पहले अभी जो रुझान है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी का है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आगे चलते हुए थोड़ा सा और हॉकी स्टांस जो है वो रह सकता है फेडरल रिजर्व की तरफ से, क्योंकि जो जॉब के डेटा आए थे और जो नॉन फार्म पेरोल्स आए थे पहले हफ्ते में शुक्रवार के दिन, उससे ये इंडिकेट हो रहा था कि उनके लिए और स्पेस बढ़ गई है इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने के हिसाब से और हॉकी स्टिंग मेंटेन करने के लिए। बट जो सीपीआई के डेटा है हमेशा फेवर में रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जहाँ पर लोअर नंबर्स जो है वो आते जा रहे हैं। जो अनुमान है उससे और वीक आएंगे अगर जो सीपीआई के डेटा, तो वो एक चेयरफुल नोट होगा कमोडिटीज के लिए, स्पेशली बुलियंस मार्केट के लिए। तो वो डेटा को स्पेसिफिकली में ध्यान रखते हुए अभी फिलहाल जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि जब तक डेटा आते नहीं तब तक ये कहना डिफिकल्ट रहेगा। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वहाँ पर फेवरेबल रहेगी। 56,900 के आसपास, 57,000 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। 57,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 56,500, 56,400 के टारगेट्स के लिए गोल्ड के अंदर सेल की रणनीति अपनाएं। सिल्वर में भी सेम व्यू रहेगा, 67,000 के आसपास सेल करना है, थोड़ा वेट कीजिए।
यानी 300-400 रुपए की गिरावट यहां पर सोने में और एक्सपेक्ट की जा सकती है। चांदी पर अभी आपका क्या व्यू है, क्योंकि अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो 3.5% की गिरावट सोने में देखने को मिली है, लेकिन एक ही महीने में 10.5% की गिरावट यहां पर चांदी में अब तक आ चुकी है। फंडामेंटल सारे स्ट्रांग हैं, फिर चाहे वो डेफिसिट की बात हो, सोलर में खरीदारी की एक्सपेक्टेशन हो, सभी कुछ यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है। उसके बावजूद भी जो ये मुनाफा वसूली है, आप कैसे देखते हैं? करंट लेवल से क्या करने की राय? जरूर से अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखें तो एक 62,000 से लेके 70 का रेंज बना हुआ है, और काफी टाइम से अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो ये साल में मींस के लास्ट 12 महीने में 7 से 8 बार ऐसा हुआ है कि वो 2470 के लेवल से रिवर्स हुआ है और फिर से वो 21 तक आया है। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। इन पर्टिकुलर डेफिसिट का क्यों इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चाइना के अनलॉकडाउन का जो मार्केट में थीम चल रहा था और बेस मेटल्स में जो उछाल था, उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट सिल्वर के प्राइसेस में आता हुआ नहीं दिखा। एंड पर्टिकुलर जो गोल्ड की भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज है, उसका भी थोड़ा बहुत वहां पे नेगेटिव मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट वाइज असर हो रहा है। तो शायद लग रहा है कि बेस मेटल की जो वीकनेस है वो बड़ा फैक्टर है, जिस हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा बहुत रेजिस्टिव ट्रेंड रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें 66,500 पे सेल की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। 66,820 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड मुझे लग रहा है कि यूएससी पे इन्फ्लेशन तक ये 65,500 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 65,500 के लेवल के करीब मिलता है एंड डेटा के बाद अगर यूएससी पे 0.5 के नीचे आता है तो मेरे हिसाब से बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट रेट पोस्ट सीपी इन्फ्लेशन ले सकते हैं। तब तक मुझे लग रहा है कि सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। ओके 66,820 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने की सलाह है सिल्वर पर 65,500 पर, और बेस मेटल्स की तेजी का सपोर्ट मिला भी नहीं है सिल्वर को। हालांकि बेस मेटल्स पर भी एक राय ले लेते हैं जतिन। हमने यहाँ पर टाइट सप्लाईज हो या चाइना रीओपनिंग की वजह से तेजी देखी है। आज हालांकि प्राइसेस थोड़े फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बास के साथ ही ट्रेड करें, मिला जुला ट्रेंड आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं। क्या व्यू है आज के लिए बेस मेटल्स पर? अब देखिए, जो चाइना का रीओपनिंग था उसके दौर में ये जो बेस मेटल्स जो रैली हुए थे, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं आ रही है। जहाँ पर चाइना की जो इन्फ्लेशन डेटा रहे हैं, सीपीआई के डेटा, वो भी एक्सपेक्टेशन जो थी वो उससे कम ग्रो हुई है। तो यहाँ पर जनवरी के जो डेटा रहे हैं वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। मुझे लग रहा है और थोड़ा सा वीकनेस जो है वो और देखने मिल सकता है मेटल्स में। स्पेशली कॉपर प्राइसेस जो है मुझे अभी भी बेरिश लग रहा है। जिस तरह से लास्ट वीक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जो देखने मिली है बेस मेटल्स के अंदर, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी और फेवरेबल रहेगी। और स्पेशली साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स जो अभी एक पॉजिटिव दायरे में चल रहा है, तो उसके कारण से बेस मेटल्स पर अभी भी दबाव जो है वो हायर लेवल्स पे देखने मिलते रहना चाहिए। 769 770 यहाँ पर मिलता है, डेफिनेटली यहाँ पर सेल करके चलें। स्टॉप लॉस जो है 776 के ऊपर रखें और लोअर एंड पे 760 के टारगेट्स के लिए मेंटेन करके चलें कॉपर के अंदर। इनफैक्ट लास्ट कपल ऑफ वीक से अगर हम देखें तो हमने व्यू पॉइंट जो है वो सेलिंग का ही बनाकर रखा हुआ है सभी बेस मेटल्स में, और यहाँ पर कॉपर जो है वो टॉपिक रहेगी। ओके तो कॉपर पर स्ट्रैटेजी, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं 766 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो गया है। शुक्रिया जतिन अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, साथ ही साथ M6 पर जो कॉटन वायदा की शुरुआत आज से हो रही है उस पर भी हमारी खास चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और बड़ी खबर एग्रीकल्चर में ये है कि कॉटन का जो कारोबार है, वायदा कारोबार, वो MCX में आज से लॉन्च हो गया है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स हैं। और आपको ये भी बता दें, जहां तक प्राइसेस की बात है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस से भारतीय भाव यहां पर काफी हद तक प्रीमियम पे चल रहे थे, लेकिन अब यहां पर हमने इसे अलाइन होते हुए देखा है, तो वो एक पॉजिटिव है। और दूसरा यही है कि कॉटन फ्यूचर्स ट्रेडिंग MCX पे अब शुरू हो चुकी है। आपको अगर प्राइसेस दिखाएं और ये बताएं कि ऑल टाइम हाई जो पिछले साल हमने आता हुआ देखा था वो ₹1,00,000 प्रति कैंडी के हिसाब से था, लेकिन अब जब यहाँ पर फ्यूचर्स खुले हैं हमने देखा है कि लगातार यहाँ पर गिरावट प्राइसेस में देखने को मिली है और 63,000 रुपीज पर कैंडी के कॉटन के भाव फिलहाल MCX पे कारोबार होते हुए। हमारे साथ DD कॉटन के अरुण सेक्सरिया हैं। अरुण जी नमस्कार। काफी हद तक बाजार को इसका इंतजार भी था और कुछ महीने यहाँ पर विदाउट हेजिंग, विदाउट प्रॉपर प्राइस मैकेनिज्म और रेफरेंस के बीते भी हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से लॉन्च हो गया है, भावों में कुछ स्थिरता, स्टेबिलिटी देखने को मिली है, कैसे देखते हैं आप ट्रेड? नमस्कार मनीषा जी। इट्स अ वेलकम साइन। ये जो MCX का जो वायदा चालू हुआ है, दैट इज अ वेरी वेरी वेलकम साइन। बंद किया हुआ था वो, उसका कोई कारण ही नहीं था, बट एनीवे इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो 2 महीने से जो ये बंद था उसके कारण जो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही थी, अभी ऐसा मानना है कि फार्मर को भी रियलाइज होएगा कि क्या भाव चल रहा है,
मिलों को भी रियलाइज होगा और ऑल द स्टेक होल्डर्स विल रियलाइज कि इसका क्या भाव चल रहा है। अभी अप्रैल का डिलीवरी का जो भाव अभी चालू हुआ है, वॉल्यूम भी फर्स्ट डे के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3,500-4,000 हजार गांठ की वॉल्यूम हो गई है, 35 से 40 लॉट, विच इज अ ब्लेसिंग इन विच इज वेरी वेरी गुड वॉल्यूम। एंड इससे एक अप्रैल डिलीवरी है तो अगर हाजिर का जो भाव आप समझोगे तो कम से कम नहीं करके भी 1,500 रुपया, 1,200 से 1,500 रुपया डिस्काउंट होता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट पार्ट, जो आज 62,000 के आसपास भाव हो जाएगा। एंड प्रिवेलिंग फिजिकल प्राइसेस आर रनिंग एट अबाउट 62,500 to 700. So now give 2-3 days time for the market to stabilize, the future market to stabilize, volumes to pick up. मेरे हिसाब से ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द फार्मर्स। फार्मर्स को ऐसी गलतफहमी हो रही थी कि उनको 8,000 का भाव मिलेगा, 8,500 का भाव मिलेगा, वो होना नहीं है बिकॉज वर्ल्ड ओवर सब जगह हालत बहुत बेरिश है। इवन चाइना इज डाउन, इफ यू सी दी Z3 कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑल्सो रनिंग डाउन ओनली, तो आइस भी डाउन ही चल रहा है। तो इंडिया कैन नॉट बी इन आइसोलेशन इन ऑल द केसेस। तो मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा करेक्शन रियलिस्टिक प्राइस में आ जाएगा। ओके और अरुण जी, अगर रियलिस्टिक प्राइसेस की बात करें तो फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? देखिए रियलिस्टिक प्राइस अभी जो हिसाब से फार्मर्स के पास माल पड़ा है, जो हिसाब से अराइवल्स अभी भी आनी बाकी है हर स्टेट के अंदर एक्सेप्ट नॉर्थ को छोड़ दीजिए, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना सब जगह काफी माल आना बाकी है, फार्मर्स काफी होल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो 60,000 इज लुकिंग एज अ बॉटम प्राइस इन कॉटन फॉर द टाइम बीइंग, एंड अपसाइड इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ अबाउट 64-65। तो ये एक रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, 4 से 5,000 रुपये का प्लस माइनस चलता रहेगा। एंड फार्मर्स हैव अभी एक कैलकुलेशन भी आप करिए तो 3-3.5 महीना है टिल मे एंड, 3.5 महीने के अंदर नहीं कर फार्मर्स को कम से कम 2.25 से 1,80,00,000 गांठ लानी पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे, कौन संभालेगा ये माल? सो विद दिस एक्सचेंज थिंग हैपनिंग which is also doing June delivery and August delivery, so इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा फार्मर्स को भी एंड ऑल द मिल्स ऑल्सो कि दे डोंट हैव टू गो फॉर अ वेरी लॉन्ग परचेज। MCX ले सकते हैं, 63,000 में MCX ले सकते हैं, इट इज अ वेरी गुड बाय फॉर मिल्स। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि स्पॉट मार्केट से हल्का सा ऊपर ही चल रहा है, तो किसानों के लिए, ट्रेडर्स के लिए ऑफ कोर्स ये काफी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती है, इवन स्पेशली जब अराइवल्स यहाँ पर जोर में हैं। सेक्सारिया जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर कॉटन के लिहाज से आता हुआ, MCX पे ट्रेडिंग आज से शुरू हो चुकी है, और जैसे अरुण जी ने कहा भी कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमने ऑलरेडी शुरू के 2 घंटे में यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखे हैं। ये तो बात हुई कॉटन की, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि G20 की इंदौर एग्रीकल्चर मीट आज यहाँ से शुरू हो जाती है, और ये G20 की पहली एग्रीकल्चरल मीट है। जो इनिशियल एजेंडा हमारे पास अवेलेबल है उससे ये माना जा रहा है कि करीबन 100 डेलीगेट्स यहाँ पर G20 मेंबर कंट्रीज, गेस्ट कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा भी यहाँ पर जुड़े हैं। देवेंद्र जी, एग्रीकल्चर एक बड़ा फोकस यहाँ पर लगातार रहा है, हमने बजट में भी वो आता हुआ देखा है, और एजेंडा देखें तो ये माना जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट्स, ये सभी कुछ यहाँ पर ऑन दी एजेंडा है। कैसे देखते हैं आप ये मीटिंग और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए इसमें तो कोई वो नहीं है, सरप्राइज नहीं है कि एग्रीकल्चर पे फोकस होना बहुत जरूरी है, स्पेशली G20 के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मेरा ये मानना है कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया जो हमें इस टाइम शोकेस करनी चाहिए और इंटरनेशनल एक कंसेंसस उसके ऊपर बनाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस जब हम मिलेट्स की बात भी करते हैं तो ये ठीक है कि मिलेट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मिलेट्स की कितनी न्यूट्रिशन है, ये सब हम बात करें, लेकिन हम देश में इतनी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इतने सालों से बीज बचा के रखा था मिलेट्स का, जो कि आज सारी दुनिया के काम आ रहा है या आएगा आने वाले दिनों में। आई थिंक हमें उन कम्युनिटीज को भी शोकेस करना चाहिए, और वो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है। एंड वो जो सीड की हम प्रिजर्वेशन करते हैं या बचा के रखते हैं इन डूम्सडे जीन वॉर्ड जो बनाए हैं हमने नॉर्वे में, आई थिंक दीज आर लिविंग वॉर्ड्स जो हमारी कम्युनिटीज जिन्होंने सीड को प्रिजर्वेशन किया है उनको हमें शोकेस करना चाहिए। G20 कंट्रीज का फोकस वहां ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास एक और स्ट्रेंथ है कि वी हैव द लार्जेस्ट मॉडल जो एग्रो इकोलॉजी का है वो भारत में है, वो आंध्र प्रदेश में है, कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, जहां कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्होंने एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है, क्योंकि 7 लाख फार्मर्स, 7 लाख किसान उन्होंने ऑलरेडी केमिकल से नॉन केमिकल की तरफ कन्वर्ट कर दिए हैं।
ओके वो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जी। एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम है, और क्लाइमेट इमरजेंसी जिसमें आज हम है उसका बहुत बड़ा एक रोल है। तो एब्सोल्युटली। हमें चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखाएं, और मुझे लगता है कि ये जो इंदौर का फोरम है उसमें कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। एंड आई थिंक हमें फोकस जो है वो इन चीजों पे लाना पड़ेगा, ना कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलरेडी करता है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ये सब बातें जो आजकल हो रही हैं, जिसके करके ही क्राइसिस खड़ा हुआ है दुनिया में। बिकॉज इंटेंसिव फार्मिंग करके दुनिया में 1/3 ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एग्रीकल्चर से उनको उसको तरफ पॉइंट किया गया है। इतना बड़ा मतलब क्लाइमेट चेंज का जो रोल एग्रीकल्चर ने प्ले किया, तो उससे हटना है, और हमारी सरकार इस पर फोकस कर रही है। एब्सोल्युटली। क्यों नहीं हम देवेंद्र उसको जी, शोकेस करें। एब्सोल्युटली। जहां तक इंक्लूसिव एग्रीकल्चर है, ये जो वैल्यू चेन सस्टेनेबिलिटी है, आपको लगता है यहाँ पर भी तवज्जो रहनी चाहिए? देखिए, कहीं भी दुनिया में वैल्यू चेन ने किसानों का फायदा नहीं किया। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, चाहे वो चॉकलेट हो, कॉफी हो, जो कि इतने बड़े कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, चॉकलेट $210 बिलियन का व्यापार है, और जो कॉफी है वो $200 बिलियन का व्यापार है ग्लोबली, और उसमें सारी वैल्यू चेन काम करती है। वहां कहीं सरकार की कहीं इंटरवेंशन नहीं है दुनिया में। लेकिन आप ये देखिए, जो किसान है, 50-60 लाख किसान हैं जो कि कोकोआ बीन्स पैदा करते हैं, उसी तरीके से किसान है जो कॉफी पैदा करते हैं, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसानों की पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसका मतलब साफ है कि वैल्यू चेन्स में इनकम ट्रांसफर नहीं किया जहां पर होना चाहिए, वो है फार्मर्स का। आई थिंक जो फोकस हमें करने की जरूरत है कि वैल्यू चेन्स को गारंटेड इनकम किसानों को देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया देवेंद्र जी अपने व्यूज देने के लिए। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या लाइकली स्टेप्स होने चाहिए, लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये 3 दिन का एजेंडा रहेगा G20 मीट में। क्विकली रवि, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो स्पाइसेस के पैक में प्रेशर है, ग्वार पैक में थोड़ी बाइंग, कोई क्विक स्ट्रैटेजीज आपकी ओर से? स्ट्रेटेजी में धनिया में बेच के व्यापार लेना चाहे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आगे हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 7300 पे धनिया में बेच के व्यापार करना चाहे। 7200 के टारगेट के लिए अपर साइड 7350 का स्टॉप लॉस लगा है। और कपास कली में भी मेरी बिक वाली की सलाह है, 2720 का प्राइस चल रहा है, वहां पे बेच के चले 2760 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 2660 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कोकोड एंड धनिया दोनों में बिक वाली की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज कॉटन सीड ऑयल केक पर और 2737 के मौजूदा लेवल्स। शुक्रिया रवि अपने व्यूज देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।